ओके, आई थिंक हमने लास्ट में तो पढ़ लिया था इसके बारे में। हाँ जी। ये थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा था खाली पीसीआई डीएसएस में, हमने पढ़ा था ये पीसीआई डीएसएस के बारे में, क्या करता है, क्या क्या चीज़ें मैनेज करता है, और अगर किसी ने इसे नॉन कंप्लायंस में डाला तो उसे कितना फाइन वगैरह या क्या चीज़ें होंगी। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाले और भी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले कॉम्प्लायंस के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लायंस के डिफरेंट डिफरेंट बेस पे क्या होंगे। तो अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ ठीक है। तो अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये तो हो गया इसके बारे में कि भाई कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की फिर हम बात करते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने बोला था पीसीआई डीएसएस, इसके बारे में हमने पूरा समझ लिया है। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा हिप्पा। हिप्पा क्या करता है? ये हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड काम करता है, यानी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन या उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाने का काम करता है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज हिप्पा। तो हिप्पा भी अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स और उसके बेस पे काम करते हैं। हिप्पा में अगर हम बात करें, अगर आपको वेबसाइट जाननी है तो आप www.hhs.gov में जाके भी देख सकते हैं। हिप्पा का है, हिप्पा हेल्थ बोलते ही है इसीलिए। तो अब ये जो है कि अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये आपके देयर आर सम रूल्स जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और कोड सेट का स्टैंडर्ड रूल है, प्राइवेसी के रूल्स हैं, सिक्योरिटी के रूल हैं, यानी आपके किसी भी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो आपकी सेफ्टी के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके हेल्थ का रिकॉर्ड रखता है या जो भी डॉक्टर्स भी रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, सारा कुछ इसके अंडर में आता है, इसके अंडर कंट्रोल में। और इन्होंने भी कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ये बर्बाद ना हो, अगर कहा जाए तो। ताकि एक आजकल जैसे ऑनलाइन सिस्टम्स भी हो गए हैं, ऑनलाइन लोग परामर्श भी ले लेते हैं, कंसल्टेशंस भी करते हैं ऑनलाइन में, बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिनका कंसल्टेशन से रिलेटेड है और उनके अंदर में डिफरेंट डॉक्टर्स भी होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ये भी कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं, उनके पास एक तो हर एक डॉक्टर्स की या जिसकी भी वो कर रखे हैं उनकी पूरी डिटेल्स वगैरह उनके पास होना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ मतलब बोल सकते हैं कंपनीज में जमा होना चाहिए, उन वर्किंग एनवायरनमेंट में पूरा जमा होना चाहिए। और उसके मतलब प्लस पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस के जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, खासकर जैसे अभी बहुत हाल फिलहाल में सुना था कि एम्स के ऊपर बहुत सारे हेल्थ पर्सनल के डेटा की चोरी हुई थी, उनके सर्वर्स को अटैक करके उनके सर्वर्स के से डेटा लेकर गया। ये सब जो है ये हिप्पा के अंदर में, यानी हिप्पा ये सारे कुछ देखता है। जैसे पीसीआई डीएसएस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते थे उनका देखता है। ये आपका जो देखता है वो हेल्थ इश्यूज रिलेटेड चीजों को देखता है। नेक्स्ट इज द जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इस जीडीपीआर के अंदर में भी ये जनरली मई 25 2018 में बोल सकते हैं इफेक्ट में आया है, और ये पूरी ग्लोबली इसके रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं। इंडिया में इसका एक और एक्ट बना है जिसे हमने कहा है डीपी एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये डेटा प्रोटेक्शन में आपके इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, इसके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, जिन रेगुलेशंस को हमें जानना है क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
तो इसमें होता क्या है, जीडीपीआर की रिक्वायरमेंट क्या है? पहला है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोटेक्ट करना, जिसे हम कहते हैं पीआईआई। पीआईआई होता है पर्सनली आइडेंटिफाइबल या आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो पर्सनल रिलेटेड हो, उसे हम कहें, उसको प्रोटेक्ट करना इनका जीडीपीआर के अंतर्गत में आता है। जैसे कि नाम हो गया, ईमेल हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गए, आईपी एड्रेस, हेल्थ इंफॉर्मेशन, इनकम, ये सब सारी चीजें डिफरेंट तरह की प्रोसेस है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए जीडीपीआर के एक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। नेक्स्ट, इसके लिए क्या करती है कि कौन सी कंपनी क्या कलेक्ट करना है, उसे क्या स्टोर करना है, और उस डेटा का कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ डिसाइड जीडीपीआर करता है। ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के लिए पहले था, उसके बाद में इसे ग्लोबली किया गया। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आईपी एड्रेस वगैरह, फिजिकल एड्रेस वगैरह, या हेल्थ इंफॉर्मेशन, इनकम, ये सब कुछ अपन चाहें तो इजीली निकाल सकते और हैं। तो जीडीपीआर अप्लाई किसके ऊपर होता है? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी विद इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में अप्लाइड है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज के बाहर भी अप्लाई, और अगर वो सर्विसेज जो यूरोपियन कंट्रीज को प्रोवाइड करवाती है उससे रिलेटेड है, तो ये जीडीपीआर उसके ऊपर पूरी तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ऑलमोस्ट जितने भी कॉर्पोरेशन है, मेजर कॉर्पोरेशन, वो सबको जीडीपीआर के रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत है। किस तरह का डेटा होता है? तो पर्सनल डेटा में जैसे नेम, लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईपी एड्रेस, कुकी डेटा, आरएफआईडी टैग्स वगैरह होते हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पर आता है आपका हेल्थ डेटा, जनरल डेटा, बायोमेट्रिक के डेटा, रेशियल और एथनिक डेटा, पॉलिटिकल ओपिनियन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, से सारे डेटा जो होते हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन की सेंसिटिवनेस को वो देखते हैं, प्रोटेक्ट करना इनका काम है। अब इसमें दो पर्सन होते हैं जो पूरी तरह से काम करते हैं इसके लिए। तो एक को कहा जाता है डेटा कंट्रोलर, ओके जिसका काम है कि ये वो पर्सन होता है, ये बताता है कि अगर किसी डेटा को प्रोसेस करना है तो उसका पर्पस क्या है। अगर मैं किसी से डेटा कलेक्ट करता हूँ तो उस कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, ये जरूरी होना चाहिए। और उसको कब तक मेरे पास स्टोर रखना है, कब तक उसको हटाना है, ये सारा कुछ करने का काम जो पर्सन करता है, उस पर्सन को हम डेटा कंट्रोलर कहते हैं। अब डेटा कंट्रोलर अगर मौजूद नहीं है, कल को ऐसा हो सकता है कि डेटा कंट्रोलर कहीं और चला गया है, और यानी जो पर्सन डेटा कंट्रोलर कहलाता है वो कहीं और है, तो उसका ही एक असिस्टेंट कहलाता है डेटा प्रोसेसर। यानी आप अगर डेटा कंट्रोलर एब्सेंस है तो उसके एब्सेंस में डेटा प्रोसेसर काम करेगा। यानी ये वो पर्सन होता है जो डेटा कंट्रोलर के अंतर्गत में आता है, इसके बिहाफ के ऊपर सारा प्रोसेसिंग करता है। ओके कंट्रोलर के अंदर प्रोसेसर। हाँ, डेटा प्रोसेसर यानी एक तरह का असिस्टेंट समझ लो। तो अब जीडीपीआर के मेनली 8 प्राइवेसी राइट्स हैं। सबसे पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी अगर किसी का पर्सनल डेटा लिया जा रहा है तो उसको राइट है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए कि मैं आपका पर्सनल डेटा यूज कर, यानी उसकी परमिशन, उसकी बोल सकते हैं सहमति जरूरी है। नहीं तो आप उसके अगर करते हैं तो आप जीडीपीआर को फॉलो नहीं करते। सेकेंड आता है राइट टू एक्सेस, इंडिविजुअल्स के पास एक्सेस की राइट्स होनी चाहिए कि पर्सनल डेटा जो भी कलेक्ट उसको किए जा रहे हैं, और अगर वो चाहे डिमांड कि मेरे को अपना पर्सनल डेटा जो आपको दिया वो वापस मैं लेना चाहूंगा, या मैं उसे देखना चाहूंगा, तो वो सब कभी भी किसी भी टाइम पर देख सकता है, किसी भी टाइम पर ले सकता है। ये राइट होती है। ठीक है। राइट टू रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब ही होता है करेक्शंस करना। तो अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि मेरे जो डेटा है उस डेटा में प्रॉब्लम है, उस डेटा को अपडेट करना है, उस डेटा को चेंजेस करना है, तो ये राइट भी एक इंडिविजुअल को होता है कि अपने पर्सनल डेटा में चेंजेस करना है तो कर सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर इंडिविजुअल चाहे कि मेरा अगर वो राइट टू, उसके पास राइट्स है कि वो जब मर्जी चाहे तो वो पर्सनल डेटा को बोलेगा कि भाई आप डिलीट करना है, यानी इस पर्सनल डेटा को डिलीट कर सकता है वो मर्जी। और वो ये भी बोल सकता है कि आगे से कोई मेरे इस डेटा को कलेक्शन ना करे। जस्ट लाइक जैसे हम फोन को ब्लॉक करने के लिए हम डीएनडी वगैरह भी लगाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, तो वो चीज इसमें भी राइट्स है कि वो चाहे तो जब मर्जी वापस कलेक्ट करके उस डेटा को डिलीट कर दे, या आगे से वो ना देना चाहे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है राइट टू प्रोसेसिंग, सॉरी राइट टू रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस। रेस्ट्रिक्ट मतलब वही रोकना है। यहाँ पर भी है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई कि अगर मान लीजिए इंक का यूज किया और वो चाहता है कि भाई कि यहाँ पर अगर नहीं लगा, सपोज करिए क्रेडिट कार्ड ही लेना है, उसने डेटा कलेक्ट किया कि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लेकिन अब एचडीएफसी का नहीं मिल पाया, तो वो अगर वो दूसरे वाले को करना चाहता है कि भाई कि मैं आईसीआईसीआई में डाल दूं या किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऑफर में डाल दूं, तो वहां पर राइट होती है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मर्जी कि भाई अगले वाले में करो या ना करो, वो भी उनके पास राइट है। ठीक है। द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, एक इंडिविजुअल के पास ये राइट्स होती है कि वो जब चाहे अपनी डेटा को जिसको देना चाहे उसे दे सकता है। फिर आता है राइट टू बी सब्जेक्ट। Right to be subject. राइट टू, सॉरी, द राइट टू ऑब्जेक्ट। Okay. हाँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में इसके पास राइट होती है कि कंसेंट की राइट होती है कि अपना कंसेंट वापस ले ले, कि मैंने अभी दिया था आपको कि आप प्रोसेस करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप आगे मुझे प्रोसेस करवाने की जरूरत है, या मैं किसी और सोर्स से करवाना चाहता हूँ, उसे हम कहेंगे राइट टू ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट चीज होती है राइट इज इन रिलेशन टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफाइलिंग। यानी यहाँ पर राइट होता है कि वो चाहता है कि मेरा जो पर्सनल डेटा हो वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे ना, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, एआई, और इनके थ्रू क्या करते हैं, लोग जो है डेटा का मिसयूज कर सकते हैं या किसी और को देते हैं, या उसके थ्रू कुछ और भी बना सकते हैं। तो सब सारी चीजें क्या है कि ऑटोमेटेड सिस्टम में मुझे नहीं डालना मेरा प्रोसेस या मेरा चीजें। ये भी एक राइट्स होती है कि ऑटोमेटेड सिस्टम में मेरा डेटा नहीं होना चाहिए कि कल को एआई के थ्रू अगर कोई एक्सेस करना चाहे मेरे डाटा तो एक्सेस कर ले। ये तो है जस्ट तरीके हैं जीडीपीआर के कि वो कैसे प्राइवेसी बना सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज करो अगर किसी पर्सन के बारे में अगर हमें जानना हो उसकी डिटेल्स, और मैं उनसे कभी मिला नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ हमारी जितनी बात हुई है उसके अलावा तो और कुछ है नहीं, लेकिन और डिटेल जानना चाहते हैं कि सही में ये किए हैं या सही में नहीं किए हैं, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं जानने के, आपके हिसाब से कैसे कैसे जाना जा सकता है। या सपोज करिए आपको बोला कि आपको मेरे बारे में पूरा डिटेल निकालना है, या मेरे को बोला गया कि आपके बारे में मुझे डिटेल निकालना है, तो मैं डिटेल कहाँ कहाँ से निकाल सकता हूँ जहाँ पे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे बड़ा इजीली मिल जाए। मतलब कि अगर विदाउट इंटरेक्शन किए ये सब कुछ करना है। चलिए विदाउट इंटरेक्शन या इंटरेक्शन एक ही बात है। इंटरेक्शन हाँ, में आप पूछोगे देखिए उतना हम बताएंगे नहीं। इंटरेक्शन में तो यही है कि मैं आपसे ही जान पहचान बना लूंगा, फिर आपसे बातचीत करके वो इन्फॉर्मेशन मांग लूंगा। हाँ, दैट इज अगर वन बिना ऑफ द वे। इंटरेक्शन के, बिना इंटरेक्शन के क्या है कि फिर मैं आपके जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकूं, जो कि जैसे तो मैं तो आजकल पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो कहीं डालूंगा नहीं, या डालते हैं? नहीं, कई जगह पे तो हमारी रहती है ना इंफॉर्मेशन। जैसे कि, जैसे जैसे अभी आधार का ही है, अभी अभी मास हाँ आधार आया है, उससे पहले तो नहीं था। हाँ, तो आधार की नहीं तो इंफॉर्मेशन मिल वो जाती थी। आधार कार्ड तो आप मेरे से मांगोगे तभी तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको कहीं और से तो मिलेगा नहीं। ओके, दैट्स वन ऑफ द थिंग। हाँ, मैं आपको स्टॉक कर सकता हूँ।
इंटरेक्शन किए बगैर, जिससे नहीं तो आप वही बोल कहाँ रहा हूँ ना, कहाँ इंटरेक्शन नहीं करना है हमें। नहीं, इंटरेक्शन स्टॉकिंग करना इज नॉट इंटरेक्शन करना ना, मैं वो आपको तो आप मतलब जैसे फॉलो करूंगा। मेल डालेंगे मेरे को, अच्छा ठीक है फॉलो करेंगे, हाँ, मैं ठीक है, फॉलो एक तरीका करूंगा ये हो आपको, सकता है, फॉलो कर सकते हैं। और और यहाँ आपकी मतलब कि वहां से जैसे भी जहाँ पे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ कि भाई क्या बात हुई थी इनके साथ, कैसा है, बल्कि एक ओके, अलग प्रोस्पेक्ट से। अगर आईटी के थ्रू आईटी चीजें के थ्रू बोल सोचें, रहे हैं, साइबर के थ्रू। हाँ आईटी के थ्रू सोचें तो मैं आपको एक स्पैम मेल भेज सकता हूँ कि आपको कुछ लॉटरी जीते हैं, आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। और ये तो हो गई फिशिंग। फिशिंग हो गई, और थोड़ा आप ही ब्राइटनेस दें, मेरे को तो इतना सही समझ आ रहा है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो मैं जानता हूँ। अब जैसे किसी का भी इंफॉर्मेशन निकालना है, बड़े इजीली निकलते हैं, बड़े आसानी से निकलते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। और जैसे आपने एक चीज बोला कि मैं आपको मेल करूंगा कि भाई कि इतने रुपए जीत गए इतने, तो आजकल तो फेक समझ लेते हैं, बड़ा इजीली वो नहीं देते हैं बहुत लोग। तो इजी तरीके से कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, आपको मैं कुछ साइट दिखाता हूँ, शायद आपको अंदाज हो जाए। मैं चाहता हूँ आपके से ही सुनना, ताकि जैसे एक साइट है, एक वेबसाइट है, naukri.com। इस साइट से आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे कुछ। मिल जाएगी, कैसे? क्योंकि मैंने इस पोर्टल पे अपना एक अकाउंट बनाया है, सोशल मीडिया। वेरी गुड। हाँ, सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट वे सो टू गेट द पहला इन्फॉर्मेशन। है सोशल मीडिया। अगर बात करें तो सोशल मीडिया में आप फेसबुक वगैरह बोलेंगे, तो फेसबुक की कोई ना कोई आपकी अकाउंट होगा, एक्चुअली मेरे माइंड आपने में ये लॉग आया किया। नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा हाँ, करता यूज करता नहीं। नहीं ये तरीके हैं सही ढंग से समझने के, हम्म, सही ढंग से जानने के। हम्म, ठीक है, तो एक फोटो आपने जैसे बोला कि एक पहला है जैसे फेसबुक के थ्रू हम कर सकते हैं। हम्म, दूसरा है यानी सोशल मीडिया कोई भी, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ठीक है, गूगल पे भी सर्च करते हैं बहुत लोग, तो बड़ा इजीली बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। इवन दूसरा तरीका, अगर आप फेमस हैं तो बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, अगर आप फेमस व्यक्ति हैं तो भाई थोड़े न्यूज़पेपर्स और उसमें भी आर्टिकल्स निकलेंगे, तो उसके थ्रू भी हम, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू भी हम जान सकते हैं किसी के बारे में। जैसे अब ये जॉब पोर्टल्स है, जॉब पोर्टल्स में क्या करते हैं, अगर आप naukri.com का मेन पोर्टल खरीदेंगे, तो उसके अंदर में आपको जितने भी बंदों की प्रोफाइल चाहिए, यहाँ तक कि उनकी रिज्यूमे बड़ा इजीली मिल जाती राइट। है। या आप सिंपल से एक मेल करेंगे कि भाई कि आप थोड़ा सिलेक्टेड है, एक बार इंटरव्यू के लिए आइए, तो आपको पूरा रिज्यूमे देकर जाएगा, और जिस रिज्यूमे में आपकी लगभग मैक्सिमम जानकारी हो जाएगी कि आप कहाँ बिल्कुल। काम किए हो, क्या आपकी आधार। एज है, क्या आपका ये है। और उसके साथ अगर आपने बोला कि भाई कि सिलेक्टेड हो, तो हम थोड़ा सा आपको मेल करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, तो मैक्सिमम लोग वो डॉक्यूमेंट भी जमा कर देंगे। अब ये मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल फ्रॉड है, और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता ये फ्रॉड। और मैक्सिमम लोगों को पता, क्या पता होते हुए भी वो नहीं जानते कि मेरे साथ फ्रॉड है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एक बीच में कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा जो चला था, वो चला था आपका ये स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में करने के लिए हमें चाहिए होती है डीमैट अकाउंट। अब मैक्सिमम लोग जो कमाने के लिए उस समय क्या कर रहे थे कि भाई कि डीमैट अकाउंट, वो एक अकाउंट से उतना कमा नहीं पा रहे थे, अब उनको चाहिए थी मल्टीपल डीमैट अकाउंट। तो उन्होंने प्रोसेस निकाला कि हम आपको जॉब देंगे, आपको बस खाली बंदों को ज्वाइन करना है। और जब बंदे ज्वाइन होते थे तो उनसे सबसे पहले किया जाता डीमैट। था कि आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए, अपने नाम से खोलिए, आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए। और उसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस थे जहां पर अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वो 200-400 रुपये पर हेड करके वैसे भी आपको दे रहे थे, मतलब मिल रहे थे। तो मैक्सिमम लोगों ने जो कमाई की उसमें डीमैट अकाउंट सबने लगभग अप्रोक्सीमेटली खोल लिया।
भले उसके ट्रांजेक्शन हो ना हो, उससे मैं लेना देना नहीं है, डीमेट अकाउंट से लेना देना। और बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय ये भी किया कि लोगों के डीमेट अकाउंट खुलवाए और वहां पे मोबाइल नंबर्स अपने डलवाए, ताकि उस अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन्स या फंडिंग या जो भी बोले स्टॉक पे अपना ये कर सकते थे। ये चीज होती थी धीरे धीरे। ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है, क्योंकि आपकी जानकारी आपके बगैर, आपके डीमेट अकाउंट भी है और आपके डीमेट अकाउंट से वो सारा कुछ अर्निंग्स भी हो रहे हैं, उसके चीजें भी चल रही हैं। हाँ, और आपको कुछ उससे मिल नहीं रहा, लेकिन कल को अगर वो डाउन होता है या उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि नाम तो आपका ही आएगा हर जगह। ये चीजें धीरे धीरे हुई है बहुत सारी। इसीलिए बोलता है कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ देना नहीं चाहिए। इसके अलावा वो उनके पास और भी ऑप्शन है कि आप अगर इस बैंक अकाउंट में, बहुत सारे नए बैंक खुले थे, तो उस बैंक अकाउंट में अगर आपके अकाउंट खुलवा देने, तो उस समय तो हम आपको इतने अमाउंट देंगे, तो उन्होंने बहुत सारे उन्हें अकाउंट भी खुलवाया हुआ है। तो इस तरह से करके किया गया। और अगर मैं बोलूं कि जैसे, अगर सिंपल बोलता हूँ मैं, एग्जांपल है और कैसे पैसे बनते हैं। एक पेटीएम ने जैसे खोला है, अब पेटीएम के वॉलेट में उन्होंने जैसे डलवाया, तो वहां पर आजकल क्या है कि बहुत सारे जगह पे जब रिचार्ज वगैरह करते हैं या कुछ एक सेकंड। ओके, तो ये एक तरह से मतलब डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज के थ्रू ये होने लगे हैं, और लोगों ने बहुत सारी जानकारी निकाली। अब अगर किसी पर्सन का जानकारी निकालना है या किसी कंपनीज के बारे में भी जानकारी निकालनी है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको नौकरी पोर्टल दिया। इस तरह से नौकरी पोर्टल के अलावा एक और पोर्टल है आप लोग का, जैसे मैरिज वाला पोर्टल। राइट। तो मैरिज वाले पोर्टल में भी लोग तो उल्टा वहां तो सब कुछ डालते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे मैं क्या खाता हूँ, क्या रहता हूँ, कितने टाइम है, सारा कुछ। राइट। ओके, एक और चीज पूछता हूँ कि आपने एक साउथ की मूवी है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, आपने देखी है? कौन सी? रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। हाँ राइट, देखिए। हाँ, तो उसमें आपको बहुत कुछ बताया हुआ है कि बिल्कुल। किस तरह, इंडक्शन। कि किस एक तरह एक से मिनट, वो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी प्रसाद, सॉरी। हेलो। हाँ, हेलो जी। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। ठीक है। फिर तो जैसे नौकरी का पोर्टल बताया हूँ, यानी जॉब पोर्टल हो गए आपके, आजकल मैरिज पोर्टल्स हो गए, तो उनके थ्रू भी बड़े इजीली जानकारी मिल जाती है। अब अगर हमें किसी कंपनी के भी बारे में अगर पूरी डिटेल जाननी है, तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से हम उसकी पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि कंपनी का क्या सर, टर्नओवर वगैरह तो बड़ा इजीली निकलता ही है, लेकिन इसके अलावा भी आप ये निकाल सकते हैं कि उसके कितने सर्वर्स हैं, क्या है, कैसे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, सारा कुछ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक करके बता दूँ। जैसे एक साइट है हुईज.com।
The budgetary cost for the cloud was for 200 licenses. यहाँ आप कोई भी डोमेन नेम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं facebook.com, ये सबसे ज्यादा चलता है। अब इसको हुईस करिए, यहाँ नीचे नहीं लिखना, यहाँ तो फाइंड करने के लिए होगा, ऊपर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए होगा। I want to use that product in my email, but I just want to know the budgetary cost. क्या आपने प्रेस? दिख रहा है भाई? तो अभी देखिए आप यहाँ से बड़ी इजीली तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। यहाँ डोमेन की पूरी इंफॉर्मेशन दिया, facebook.com कहाँ रजिस्टर है, किस दिन रजिस्टर्ड हुआ है, एक्सपायरी क्या है, अपडेट कब किया गया है। इसके अलावा सर्वर्स की जानकारी आपको मिलेगी a.ns.facebook.com करके, इसके बाद 4 सर्वर्स है। इसके अलावा रेस्टोरेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिलेगा, यहाँ तक कि ईमेल आईडीज वगैरह, फोन नंबर, कौन से कंट्री में है, कहाँ पर है, सारा कुछ मिल जाएगा। तो अब ये जैसे आप जान गए कि भाई कि ये एड्रेस वगैरह है, ये एड्रेस वगैरह है, तो आप यहाँ पर एक और साइट खोलेंगे maps.google.com, जैसे google.com आजकल गूगल मैप जो चलती है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस huiz.com में जो एड्रेस आया है आप उस एड्रेस को यहाँ टाइप कर दें, जैसे ये 16 विल्लो रोड, तो क्या है मैनलो पार्क सीए, तो यहाँ पर देखिए आ गया मैनलो पार्क सीए, आप इसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको ये पूरा आपको एरिया मिल गया कि ये रहा एरिया, ये जगह है आपका। अब अगर मुझे चाहिए कि भाई कि इसके चारों तरफ क्या है क्या नहीं है, अगर ये देखना है तो यहाँ पर देखेंगे ये एक आदमी जैसा दिखेगा, इस आदमी को उठाएंगे और जहाँ पे भी ब्लू कलर है वहां पर आप किसी भी ब्लू जगह पर ये देखिए ये जगह इसको दिख गया पूरा, ठीक है। तो एरिया कम से कम वो इजीली देखकर वो पहचान सकता है कि कौन सा एरिया है, किस तरह का है, क्या एरिया वगैरह है। तो एक एरिया देखने का बड़ा इजीली तरीका समझ में आएगा। मतलब कि इसे क्या कंसीडर किया जाए कि ये सब चीजें तो देखें एंड यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए है इनके, बट इनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। गलत इस्तेमाल ये हो रहा है, जैसे एग्जांपल लीजिए कहीं पर मुझे अटैक करना है, नहीं अब मुझे क्या है या तो फिजिकल डाटा अंडरस्टैंड कि कोई बल्कि जो रॉन्ग इंटेंशन के साथ कोई पर्सन है वो इससे पहले से ही प्लानिंग में उसी फैसिलिटेशन मिल रही है, बट इसका जो पर्पस है
लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जब हम कहीं पे न्यू जगह पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ की हाँ पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम हाँ अपना टाइम सेविंग एंड ऑल दो स्टफ्स कर सकते हैं ना। हाँ, या कौन सा एरिया है नहीं है, एरिया है या नहीं है वैसा है। ये अवेलेबिलिटी अब तो इंडिया में भी है, बहुत सारे कैमरास की है, बट उनकी इतना अच्छा नहीं है बोल के थोड़ा डिले में दिखता है। ऐसे आपको यहाँ पर इमेज भी दिखेगी कि इमेज कब कैप्चर हुई, तो यहाँ नीचे देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज कैप्चर अप्रैल 2011, यानी अप्रैल 2011 में इमेज कैप्चर हुई है। हम्म, 10 साल हो गए। तो ये तरीके हैं जिससे कि क्या है कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बड़े इजीली तरीके से निकल बट फिर मतलब कि ये तो इससे निकालेंगे तभी तो काम काम होगा। हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि दैट्स मीन कि मतलब कि हर एक चीज हर एक टेक्नोलॉजी जो है उसके लूप होल्स हैं, हम्म। तो फिर हाँ टेक्नोलॉजी बनानी बंद करनी चाहिए। नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, हम तो टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे तो हम अपनी सुविधा कैसे करेंगे। लोगों को एसी का कैसे मिलता इतनी बट गर्मी में। नहीं वो ठीक है, बट एसी बनाने के पीछे का कार्बन एमिशन अगर जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि इतनी गर्मी होती ही नहीं थी पहले। हाँ ये भी बात है, तो यही तो चीजें जैसे जैसे हो रही है वैसे दैट वैसे। अनदर थिंग, दैट अनदर हाँ थिंग कमिंग टू सिक्योरिटी हर एक मतलब चीज कि पे हर एक चीज इन्वॉल्व है। हाँ तो मतलब अब कि अगर पैसे की बात करें, पहले लोग जेबों में रखते थे पैसे, हम्म तो लोग लूट जाते थे, चोरी हो जाती थी। लोग हम्म घरों में छुपा के रखेंगे तो भी चोरी होती थी। बैंक हम्म में उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे। हम्म अब जब बैंक और ये सब चीजें इम्पोर्टेंट आई तो भी चोरी हो रही है। हम्म ये अलग अलग बेस पे अलग अलग है। अभी क्या है सबसे खतरनाक अगर बोलेंगे है, वो है यूपीआई सिस्टम। इसलिए नहीं है कि आपका क्यूआर कोड पे चल रहा है, क्यूआर कोड इज गुड, जब तक क्यूआर स्कैन नहीं करेंगे आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट वो जो क्यूआर कोड जो लिंक है वो आपके फोन नंबर पे लिंक, हम्म और मान लीजिए मैं आपका खाली सिम लेकर ही, और अगर मैं अपने मोबाइल पे वेरीफाई करना चाहता हूँ तो आई थिंक वो वेरीफाई हो जाएगी पूरी तरह, हम्म और आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा। राइट ठीक है, तो जब क्योंकि सिम में ओटीपी वगैरह सारा तो सिम में आ रही है, तो मैक्सिमम बिल्कुल चीज सिम तो आजकल क्या है, सिम को संभालना भी बहुत जरूरी है मोबाइल के साथ साथ। राइट ठीक है, तो ये थोड़ी सी और ज्यादा दिक्कत वाली चीजें आ रही हैं। तो इसी के लिए तो है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है वो इसी पॉइंट तो बेसिस पे बनाया पॉइंट तो फिर वहीं पर ही आ रहा है कि जो गया। हमने हाँ कल भी बात की थी कि मोबाइल इज गेटिंग मोर इनसिक्योर, जितना ज्यादा हाँ उसकी फैसिलिटीज हैं उतना ही वो इनसिक्योर भी है। अनसिक्योर भी है। और उस पर डिपेंडेंसी जितनी कम रखे उतना एंड यूजर के लिए अच्छा है, बट उस पर बट फिर वो डिपेंडेंसी कम टेक्नोलॉजी से रखने का बाहर रहेगा। राइट, बट वो टेक्नोलॉजी से यही बाहर पॉइंट रहेगा। एग्जैक्टली मैं पॉइंट कि फिर वो टेक्नोलॉजी से दूर होता रहेगा। हाँ तो अभी जैसे जब 2000 के नोट निकले थे, मैक्सिमम लोग को नहीं पता था, तो बहुत सारे फेक नोट्स चल रहे थे तो अभी मतलब कि मार्केट में। अपने कुछ ऐसा मार्केट में कोई ऐप या कुछ है जो हमारी मोबाइल ऐप्स को सिक्योर कर सके या मोबाइल के हम्म। डाटा को सिक्योर कर सके, ऐसा कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं हाँ या? ऐसे बहुत कुछ है जो आप सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि अगर आप बोलेंगे तो मोबाइल में एक सेटिंग होती है अननोन सोर्सेस इंस्टॉलेशन के लिए। हम्म। आप वो अननोन सोर्सेस को डिसेबल रखिए। हाँ वैसे भी हम बेसिकली जो ज्यादातर करते हैं तो वो तो प्ले स्टोर से करते हैं, और प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली हाँ आपको ऑथेंटिकेशन की एक ऑथेंटिकेशन पहले से करके, पहले से वेरीफाई करके वो रखता है। हाँ वो कर रखता है। हाँ हाँ लेकिन कुछ अननोन सोर्सेज से हम डाउनलोड करके डायरेक्टली उन्हें इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, उनके एपीआई वगैरह एपीके वगैरह, ठीक है। तो वो उसे अवॉइड किया जा सकता है। दैट्स वन हाँ थिंग। ठीक है, तो ये चल है। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है
तो मेन है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पीपल को ट्रेनिंग देना। ठीक है, वो है पीपल को ट्रेनिंग देना, वो जरूरी है क्योंकि उनको ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, बट अगर उनको पता नहीं है तो फिर वो गलत लिंक को क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा एक और तरीका है, अगर आपको बचाना है तो आजकल ड्यूल सिम का सिस्टम है। तो एक आप 2 नंबर जैसे आजकल मैक्स मोस्टली लोग रखते हैं, तो एक नंबर वो रखा जाए जो आप बैंक अकाउंट्स में प्रोवाइड करवाते हैं, राइट, और एक नंबर वो रखा जाए जो कम्युनिकेशंस के लिए प्रोवाइड। ओके, तो उससे क्या रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर पहला चाहेगा तो पहला आपका फोन नंबर पे ही वो कैप्चर करेगा। तो फोन नंबर्स को पहले वो देखेंगे आपके फोन नंबर पे, और फोन नंबर को ही ट्राई करेंगे। अगर उसके उसमें अगर बाई चांस किसी तरह की एक्टिविटी होती भी है तो उसके इसमें कोई अकाउंट तो उसे मिलेगा नहीं, तो उसका फाइनेंशियल कोई लेना देना नहीं। प्लस वो सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, तो थोड़ा बहुत रेपुटेशनल डैमेज कर पाएगा, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे अगर बोला जाए तो मैं भी अभी रिसर्च के लिए जैसे करता हूँ कभी कभार कोई साइट्स को, ये तो एक तो लैपटॉप वैसा रख रखा है जिसमें कुछ रहता नहीं है, और मोबाइल भी मैंने एक रख रखा है जिसमें कोई लेना देना नहीं है, बस खाली उन्हीं के रिलेटेड ऐप टेस्टिंग के लिए डालते रहते हैं, क्योंकि अगर एक्सेस भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से थोड़ा सिक्योर्ड मोड में कर सकते हैं। बट यू आर पेइंग फॉर एवरी मंथ फॉर दैट थिंग ना, क्या चीज? सिक्योरिटी आपको एक्स्ट्रा पे तो करना पड़ रहा है ना हर मंथ। नहीं, एक्स्ट्रा पे किस चीज के लिए? सेकंड सिम के लिए, सेकंड सिम की रिक्वायरमेंट वो तो हो गया। ऑलरेडी, अब एग्जांपल लीजिए, बहुत सारी कंपनियां तो आजकल खुद ही देती है एक सिम, तो आप पर्सनल क्यों यूज करते हैं? और वो रिचार्ज भी कंपनी भी करा के देती है मैक्सिमम टाइम पे, अगर कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो। बहुत सारे लोगों के अब ये है कि बट मान दैट लीजिए, चले हाँ वो ठीक वो है, हाँ वो पार्ट आपका ठीक है वो, बट वो हर चलिए जगह ठीक है, एक और चीज बोलते हैं, हाँ ठीक है, जहाँ नहीं है वहां पर है कि भाई कि आपके 50,000 जाने से पहले अच्छा है आप 500 खर्च कर लीजिए। बस वही है कि इंश्योरेंस हाँ पॉलिसी की तरह हम इसके लिए छोटा छोटा सा हाँ अमाउंट देते जा रहे हैं हाँ। आपके और पास। जिनके पास अमाउंट है ही नहीं तो वो तो खैर रिचार्ज तो छोड़िए, उनके पास जब बैंक में अमाउंट ही नहीं तो उनके पे कोई इफेक्ट करता भी नहीं। और कोई, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी अटैक करने से कोई मेरे को फायदा नहीं है। राइट, ये सब डिपेंड्स करते हैं, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग चीज। चलो आगे बढ़ते ठीक है, ये तो हो गया जीडीपीआर के बारे में थोड़ा। अब जीडीपीआर का एक और फैसिलिटी है कि अल्टीमेटली कुकी सेटिंग्स के ऊपर भी ध्यान देने पड़ते हैं बहुत जन को। ये वाला ऑप्शन बहुत जगह पर आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, राइट। और ये लोग करते भी हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर वो हमारे कुकीज को मैनेज कर पा रहे हैं, तो अगर, क्योंकि हम जब भी कोई साइट्स करते हैं, कोई भी साइट खोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो लिंक्स वगैरह जो होते हैं वो कुकीज पे पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहूँ तो सिर्फ डायरेक्टली उस साइट को पकड़ू और दूसरे साइट में खोलूं तो वही पेज खुल जाएगी। ये क्यों 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 वो वाला इस तरह से वर्कआउट होता है, क्योंकि वो सारे लिंक्ड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सारे कुकीज में जितने फाइलें, वो सारी फाइलें ऑलरेडी मौजूद रहती है, तो अपने आप खोल कर देता है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल देखने के लिए बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे, बहुत लोग जैसे गूगल खोलते हैं तो पहली बार तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और गूगल फिर खुलता है, और उसके बाद आप अगर डिस्कनेक्ट भी कर दीजिए नेटवर्क और आप गूगल खोलिए, गूगल का वेब पेज, तो फ्रंट पेज अपने आप खुल जाएगा। आगे प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट पेज जरूर खोल के दे देगा, ड्यू टू कुकीज। और कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी?
एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए नहीं, मैंने कहा कैसे मेमोरी, कैसे हाँ मेमोरी कैसे में बस मेमोरी, कैसे नहीं है, ये कुकीज कहलाते हैं, ये कैसे नहीं कहलाते, कैसे मेमोरी इज डिफरेंट थिंग। ओके। इनको कैसे भी बोलते हैं, ठीक है, मोबाइल्स में कैसे बोलते हैं। अब जैसे ये पेज है, हाँ हाँ खुलना है, अब अगर मान लीजिए मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा ये पेज खोलूं तो भी खुल जाएगा, राइट। क्योंकि इससे रिलेटेड लिंक फाइल सारे हमारे डाउनलोड है, जिसे हम टेम्पररी फाइल्स के रूप में जानते हैं। ये मैं देखा हुआ है, ये मैं समझता हूँ हाँ कि हाँ, ये है भी इसीलिए। तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर आप कोई लॉगिन पेज में है और क्रेडेंशियल्स वगैरह डले हुए हैं तो वो सारे निकाल लेता है क्रेडेंशियल। इसके अलावा आता है डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा की सिक्योरिटी करने के लिए ये बोलते हैं कि आपको कुछ टेक्निकल मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि ओटीपी सिस्टम जैसे, ठीक है। और क्लाउड वगैरह प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप को जैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप का एंड टू एंड एनक्रिप्शन वो लिखता है तो वेरीफाइड तो हो ही जाता है। ये वेरिफिकेशन तो आपको बताया था ना मैंने, कि व्हाट्सएप पे कैसे वेरीफाई हो जाता है। व्हाट्सएप पे नहीं। ठीक है, तो एक काम करिए, आप व्हाट्सएप खोलिए और व्हाट्सएप खोल के मेरे वाले लिंक पे जाइए, टैब पे मतलब। मैं आपका खोलता हूँ, आप मेरा खोलिए, जैसे सही जगह, हाँ ये है। इसके बाद ऊपर में आप क्लिक करेंगे मेन पे, तो यहाँ पर अलग अलग नोटिफिकेशन, मीडिया विजिबिलिटी जो आती है, वहां देखिए एक एनक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, एनक्रिप्शन, डिसअपेयरिंग मैसेज, चैट लॉग, ये सब आते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो एनक्रिप्शन पे जब जाएंगे तो आपका एक कुछ की जनरेट होंगे नीचे के, कुछ वैल्यूज होंगे, राइट। आप वो वैल्यू बता सकते हैं। ओके ओके, आपने वो जो बताया था, ठीक है, मैं याद आ गया। 22543 हाँ 99719, ये आपका और मेरा मैच करेगा। ठीक है, तो मेरा और आपका मैच कर रहा है, तो ये हो गए हमारे बीच की, ठीक ठीक ठीक। ये हमारा एनक्रिप्शन है डेटा, यही है व्हाट्सएप लिखा हुआ जी। मेरे को ऑप्शन क्लियर हो गया ना। राइट। एनक्रिप्शन में आप गए हुए हैं वैसे। एक्चुअली मेरे को अभी डिसअपियर मैसेज आ रहा है, लेकिन उसके नीचे वो नहीं नहीं, कोड डिसअपियरिंग मैसेज के ऊपर में एनक्रिप्शन करके नहीं आ रहा। नहीं। आपका क्या क्या आ रहा है, जैसे आ रहा है ना, मीडिया लिंक्स एंड नोटिफिकेशन, मीडिया विजिबिलिटी। व्यू कॉन्टैक्ट्स, रिपोर्ट, ब्लॉग, सर्च, म्यूट, नोटिफिकेशन, डिसअपियरिंग मैसेज, वॉलपेपर। ये कहाँ पर पहुंच गए। नहीं, आप नॉर्मल व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप। हाँ 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 हाँ। व्हाट्सएप खोलने के बाद आप मेरा, मैं जो आपको मैसेज किया हूँ, तो मेरे वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वो खोल लिया। आपके के खोलने के बाद एक्चुअली क्या है कि आपका बिजनेस ऊपर, अकाउंट आ रहा है, हाँ नाम आ गया। ऊपर में, उसके ऊपर बाद में आप फोन कॉल क्लिक करने का करेंगे। ऑप्शन, फोन के बगल वहाँ में थ्री वहाँ थ्री था ना डॉट्स है। तीन बटन पे, हाँ थ्री डॉट पे अगर आप जाएंगे तो थ्री डॉट पे उसके आप, बाद सबसे ऊपर आता है व्यू कॉन्टैक्ट, फिर रिपोर्ट, फिर ब्लॉग। अच्छा आप ये बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, व्यू कांटेक्ट करिए। व्यू कॉन्टैक्ट। अब आपको देखिए, अब आपको जो आएंगे उसमें एक एनक्रिप्शन का टैब होगा। हाँ वहाँ पे। एनक्रिप्शन दिखा, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे एनक्रिप्शन पे खोलिए। बिल्कुल खोल दिया। अब देखिए मैं कोड बोलता हूँ, आप देखिए वही कोड है या नहीं। 22543 99719 राइट। 5218819796। हाँ जी। फर्स्ट लाइन मैच कर रहा है, सेकेंड राइट। लाइन अगर बोलेंगे तो 81426 हाँ 53938 71156, ये हो गई हमारी एनक्रिप्शन पार्ट। तो अगर कोई आपका खोले और आप उनका खोलिए तो दोनों के ये कोड मैच होने चाहिए। अभी क्या है इसमें, एक और चीज है आपका कि इसमें जैसे अगर अभी एफएम व्हाट्सएप और इस तरह के व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप को छोड़कर
आप देखेंगे बहुत लोग FM व्हाट्सएप या कुछ और भी करते हैं उसमें, लेकिन अगर आप ये कोड मैच करने की कोशिश करेंगे ना, मैच नहीं होगा, वो क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबल है। ओके। जेन्युइन में आपका व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, इसके अलावा कोई व्हाट्सएप आप खोलिए, आपको मैच नहीं करेगा। ओके। चाहे वो व्हाट्सएप गोल्ड है, आजकल बहुत लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप गोल्ड, FM व्हाट्सएप करके आता है। इस तरह के व्हाट्सएप के वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही कारण है लोग बोलते ओके। हैं। सेकेंड आपका बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी रेगुलर बेस पे, ठीक है। डेटा प्राइवेसी की पॉलिसी आपकी ऐड होनी चाहिए रेगुलर बेस पे। पर्सनल डेटा को सिर्फ उन्हीं पर्सन्स के लिए या उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए दिया जाए जिसके लिए वो है, यानी सभी को एक्सेस ना दिया जाए। कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे लॉफुलनेस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, ये सब सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल को देखते हुए पूरी तरह से एक्टिविटी करवाती है, चाहे वो पर्पस लिमिटेशन हो या स्टोरेज पीरियड की बात करें या डेटा की क्वालिटी की बात करें, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो ये सब सारे प्रोसेस में आते हैं जो हम कहलाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ GDPR। तो GDPR के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या क्या है, लॉफुलनेस बेसिस फॉर प्रोसेसिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए लॉफुल बेसिस जिसके ऊपर उसका पर्सनल डेटा को डिस्क्राइब किया जाए, एंड दिस इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम डेटा ऑब्जेक्ट, जिसका है उसके थ्रू पहली बात तो कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है, उसकी इंफॉर्मेशन को किसी और को ना जानने देना है। इस तरह से करके डिफरेंट चीजें रखा गया यानी लॉफुल होनी चाहिए, यानी कस्टमर और हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक तरह से। फिर डेटा सब्जेक्ट राइट, डेटा की जो भी डेटा हम इंडिविजुअल से ले रहे हैं, अब उसे एक्सेस करना है, रेक्टिफाई करना है, इरेज करना है, रेस्ट्रिक्ट करना, वो भी राइट्स होनी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पर जो काम करते हैं, जो उन लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज ए DPO यानी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो पूरी कंप्लायंस को, GDPR के कंप्लायंस को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि जो भी उनके कंप्लायंस है उसको हम मैनेज करके रखेंगे। तो उसके लिए जो यहाँ पर होता है उसे कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। फिर डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन, अगर डेटा का कोई भी ब्रीचिंग हुई या किसी ने कोई इधर उधर डेटा का किया तो उसको 72 आवर्स के अंदर अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी राइट्स अगर मतलब रिस्क अगर ज्यादा है तो कम टाइम में होगा। प्राइवेसी बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट, अगर मान लीजिए किसी ने डिजाइन बनाया तो उसके में अगर किसी तरह की डिफॉल्ट आती है तो उसके लिए रेगुलर बेस पे उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर, इंटरनेशनली अगर हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ डील अप कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि भाई कि इंश्योर करना चाहिए कि भाई कि अब जो हमारे और बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो टोटली सेफ हो। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एक अकाउंटेबल पर्सन होना चाहिए जिसको ये GDPR की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, और साथ में उसको ये भी है कि भाई कि टोटल इसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना चाहिए। पेनल्टीज एंड फाइन्स, अगर कोई GDPR के साथ नॉन कॉम्प्लायंस आती है तो ऑर्गेनाइजेशन फाइन करेगा 4% ऑफ देयर ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू या 20 यूरो डॉलर मिलियन डॉलर, जो भी बड़ा होगा, ठीक है। यानी आपका मिनिमम तो 20 मिलियन डॉलर तो आप 20 मिलियन यूरोस तो आपको देने ही होंगे, ठीक है। और नहीं, अगर आपकी इनकम और ज्यादा है तो फिर 4% देनी पड़ेगी एनुअल रेवेन्यू का, ये एज ए पेनल्टी है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन बहुत ध्यान से। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, देयर आर 6 वेज इन विच वेबसाइट मैनर्स को भी इफेक्ट पड़ेगा कि
आप यूजर का डेटा किस तरह से कलेक्ट कर रहे हो, फॉर्म के थ्रू या किसी न्यूज लेटर के थ्रू, साइन अप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, किससे कराते हैं, फिर इस डेटा का आप करते क्या हो, कहाँ रखते हो, किधर करते हो, स्टोर कहाँ करते हो, ये कंज्यूमर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कम्युनिकेशन है या नहीं है, और इससे रिलेटेड प्लगइन्स और थीम्स। तो ये वेबसाइट ओनर्स पे भी पूरी तरह से इफेक्ट पड़ता है। वर्डप्रेस साइट हो गया, हाँ। अब आता है डीपीए, ये हो गई इंडियन के, जैसे वो चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज का महीने जो बाद में ग्लोबली किया गया, बट इंडिया में बोला जाता है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018। तो डीपीए के अंतर्गत में आता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। सेम चीजें सेम है, बस फर्क है कि थोड़ा सा अलग फर्क हो रहा है, क्योंकि ये इंडियन रूल के हिसाब से हो रहा है, वो टोटल ग्लोबल रूल के हिसाब से। इंडिया मतलब व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसलिए क्योंकि पब्लिक के बहुत सारे कंसर्न आ रहे थे कि हमारी जो डेटा हो रही है उसके लिए एक रूल बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए, ठीक है, ताकि जहां पर हर एक चीज का रिकॉर्ड हो, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, उसके ऊपर एनालिसिस हो। तो इस कारण से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए इंडिया में भी। यह बोल रहा है इसलिए 4 चीजों पे बेस पे काम करते हैं कि फेयरली एंड लॉफुली प्रोसेस्ड होना चाहिए, प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्पस के लिए होना चाहिए प्रोसेसिंग, और जितना डॉक्यूमेंट मुझे जरूरत है मैं उतना ही डॉक्यूमेंट कलेक्ट करूं। अगर मुझे अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत है, तो मैं सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही लूं, और वोटर कार्ड और ये सब चीजें कलेक्ट ना करूं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, वोटर कार्ड भी दे दीजिए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का भी कॉपी दे दीजिए, तो आपके कंपनी का क्या बोलते हैं आई कार्ड होगा उसका कॉपी दे दीजिए। तो वो जरूरी नहीं है तब भी मांगते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना कि जो जरूरत हो, कंपनी का रूल बना के, अगर कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करेगी तो हम उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब डेटा प्रोटेक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स भी है, डीपीए के भी कुछ प्रिंसिपल है, कुछ नियम है। बोल रहे कि डेटा मस्ट बी नॉट केप्ट लॉन्गर देन नेसेसरी, डेटा को बहुत ज्यादा दिनों तक किसी के पास स्टोर नहीं होना चाहिए, जितना जरूरी नहीं है उतना। तो ज्यादातर बोला जाता है कि भाई कि आपको कम से कम पिछले 3 साल तक का डेटा आपके पास होना चाहिए, ये बोला जाता है। लेकिन 3 साल के बाद रहे ना रहे कोई लेना देना नहीं किसी को। प्रोसेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द डेटा सब्जेक्ट्स राइट, अगर डेटा ने मतलब जो सब्जेक्ट ने जिसने मतलब जिसका डेटा है कस्टमर ने, उसकी राइट्स को फॉलो करते हुए प्रोसेस करना। इसके बाद है कि डेटा की सिक्योरिटी का आपको ध्यान देना है। इसके बाद है नॉट ट्रांसफर टू कंट्रीज विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन, बहुत सारे कंट्रीज ये चीजें फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पर दे दे, तो वहां डेटा देने से बचना चाहिए, नहीं तो उसका मिसयूज होगा। जैसे चाइना वालों ने किया था कि बीच में क्या प्ले स्टोर पे उन्होंने एक ऐप डलवाया था, जिसमें कि वो ये डलवाया था कि उस ऐप को आप यूज करके आप अपने आप को बूढ़े रूप में कैसे देख सकते हो। मैक्सिमम लोगों ने अपना ये चीज किया था स्कैन करके, बाद में पता चला उन सबके डेटा लीक हुए। ओके, मतलब कि उसके साथ कुछ कोई वैसा वायरस हाँ, था वो कुछ? एक्टिविटीज का नहीं, हाँ उसके साथ वो था, नहीं उनका टर्म्स एंड कंडीशंस वो बोले थे जो वो फॉलो नहीं किए, तो लास्ट में गूगल वालों ने हटवा दिया उसको। ओके। जैसे अभी बहुत सारे बीच में आए थे ना न्यूज की, बहुत सारे चाइनीज ऐप बंद हुए हैं, वो इसी कारण से बंद हुए क्योंकि वो पॉलिसीज फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जैसे चाइनीज का एक मोबाइल था माइक्रोमैक्स, जो कि मार्केट में बहुत पकड़ा, लेकिन जब एक्चुअल में बात आई कि ठीक है इसके सर्विस सेंटर बताइए कहाँ कहाँ है, या आप इंडिया में एक सर्विस सेंटर डालिए तभी हम परमिशन देंगे, तो माइक्रोमैक्स अब बंद हो गया क्योंकि उन्होंने बोला हम नहीं डालेंगे। लेकिन सस्ते के कारण बहुत बिका।
बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ चीजों के कि पर्सनल डेटा किसे कहते हैं, डेटा सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, ये तो मैंने बता ही चुका हूँ। डेटा यूजर कौन सा है, क्या है। राइट्स ऑफ डेटा, ये सब तो वही है। अच्छा, इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में नहीं आती। ठीक है, तो वो क्या चीज है, देयर आर एक्सपेंसेस अगर बोलेंगे तो इन कनेक्शन विद नेशनल सिक्योरिटी। इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप वो को आप तोड़ रहे हो या ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी पे काम नहीं करती। ईपीए बोलता है, ये बोलता है कि हम आपको बचाने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर क्राइम हो गया, ठीक है, तो होने के बाद हम प्रिवेंशन का या कुछ इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। वो इसके अंदर में नहीं आता। वो ये बोलता है कि पहले आप मेरा रूल फॉलो नहीं करें, बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये पहले ही लिख दी। या टैक्स ड्यूटी इस तरह से करके टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए भी बोलते हैं कि हमारा रूल के अंतर्गत में नहीं आता कि हम किसी से टैक्स कलेक्ट करें। इसके बाद आया इंडिया का एक दूसरा एक्ट जिसे हम कहते हैं आईटी एक्ट 2000। ये भी एक तरह का जैसे बोल सकते हैं कि लेजिस्लेशन है जो जिसकी मतलब ये है कि भाई कि इंडिया में निकाला गया, इसको इंडिया पार्लियामेंट में इसे 2000 में मतलब रिसोर्स किया, ताकि हम साइबर क्राइम को यूज कर सके, साइबर क्राइम को रोक सके, और ई कॉमर्स की साइट पर इसका इफेक्ट ना आए। तो ई कॉमर्स बोल के भी बहुत सारे जैसे बहुत बूम किया था बीच में, ई कॉमर्स सबसे बेस्ट होता है, जो एफिलिएट मार्केटिंग और इस तरह की चीजों को, तो उसके बेस पे इन्होंने आईटी एक्ट बनाए थे। पहला ड्राफ्ट जो बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू एज द ई कॉमर्स एक्ट 1998 के नाम से आया। बाद में इसे आईटी बिल में 1999 में मतलब डाला गया, और ये मई 2000 में जाके इसका शुरुआत हुआ। ये ज्यादातर जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस या इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स की जो साइट्स वगैरह हैं या उसके ऊपर जो काम करता है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये सब सारे सब ई कॉमर्स वाले हैं, तो इनको साइबर क्राइम से बचाने के लिए इन्होंने ये आईटी एक्ट निकाला। राइट। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी भी इसके लॉ के अंतर्गत में यही आता है कि कोई भी क्राइम जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क इन्वॉल्व है और इंडिया के अंतर्गत में आता है, तो वो साइबर, हाँ, वो आईटी एक्ट के अंदर में वो इंक्लूड करेंगे। लेकिन फॉरेन नेशनल्स कैन आल्सो भी चार्ज। अगर फॉरेन नेशनल्स भी इस तरह से कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होने के चांसेस है, यानी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना है। राइट। अब डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम और डिफरेंट तरह के फ्रॉड होते हैं, तो उसके बेस पे इन्होंने डिफरेंट तरह के पेनाल्टीज रखी हुई। ठीक है, ये जो डिजिटल सिग्नेचर वाला सिस्टम लेकर आया गया वो भी आईटी एक्ट के अंतर्गत में आया। ये आईटी एक्ट जो है वह इंडियन पिनल कोड के बेस पे आया, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1991, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इन्हीं को मॉडिफाई करके ये पूरा आईटी एक्ट बनाया गया। ठीक है, इसी के बेस पे इन्होंने आईपीसी के बेस पे ही अभी जो हाल फिलहाल में जो बोला गया ना चाइनीज एप्स बंद किए गए, वो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि इस रूल के अंतर्गत तो हमें ये एक्ट्स की इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है, एक्ट्स को पढ़ना चाहिए क्या हमें? हाँ, अगर आपको कॉम्प्लायंस सिस्टम इस्तेमाल करनी है तो एक्ट्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी में कॉम्प्लायंस सिस्टम सिक्योरिटी रिलेटेड वो एक्ट्स के थ्रू ही पता चलेगा।
तो ये जो आपने मेंशन किए हैं पिछली स्लाइड में, 3 से 4 एक्ट्स, इन्हीं के बारे में या इसके अलावा कुछ और भी हो ये सकता सब मेन एक्ट हैं। एक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें तो डेटा प्रोटेक्शन पे ही ज्यादा ध्यान देनी है। डेटा प्रोटेक्शन, नेटवर्क प्रोटेक्शन। है? हाँ। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि एक तो है कि आजकल इंडिया में अगर बोलेंगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज बहुत हो रही है, यूपीआई सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसलिए वो एक्ट को मैंने बताया। हेल्थ से भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इसलिए हिप्पा को बताया। तो सबका अपना अपना है। बाकी जीडीपीआर, डीपीडी, डीपी एक्ट और ये आईटी एक्ट लगभग सेम ही है। ठीक है। मतलब लगभग सेम है, पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मैक्सिमम चीजें तो वही है कि डेटा को प्रोटेक्ट हमें करनी है बस। आईटी एक्ट भी यही बताता है, लेकिन आईटी एक्ट ये बताता है कि जो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो वो सारे लीगली कर दिया है। यानी पहले क्या होता था कि भाई आपको एक लिखित करके स्टैंप लगा कर देना है। तो फॉर एन एग्जांपल है कि ईमेल है, ईमेल को आईटी एक्ट के अंतर्गत में बोला गया है इट्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट, क्योंकि ईमेल में हर एक चीज, वही सारी चीजें आ जाती हैं सब कुछ, तो इसलिए वो वैलिड डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया है। इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर को भी लीगल रिकॉग्निशन दे दिया। तो क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंतर्गत में आते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, यानी इनको लीगल बना दिया है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जैसे प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशिंग ए साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट, जो कि इसके एक्ट के अंदर में एक और इन्होंने साइबर रेगुलेटरी के लिए बेस पे बनाया है। इसके अलावा इन्होंने अपील किया कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है पॉसिबल है, ये अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। डिजिटल सिग्नेचर्स में अभी जो सिस्टम इस्तेमाल हो रही है, अगर एल्गोरिथम बोल रहे हैं तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन का यूज किया जा रहा है, ताकि डिजिटल सिग्नेचर को भी सेव किया जा सके। ठीक है। इसी के बेस पे कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का लाइसेंस और इसके ऊपर भी काम करी, जो डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि, और साथ में ये भी बोला है कि अगर इंडिया के बाहर भी अगर कुछ होता है और वो इंडियन के कंट्री के मेंबर के साथ होता है तो भी वो वैलिड हो। तो इन सब चीजों के लिए एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 में डाला गया, और हर साल इस आईटी एक्ट में कुछ ना कुछ ऐड होते रहते हैं। फाइन। अब जैसे 2008 में अमेंडमेंट किया गया आईटी एक्ट जो 2000 वाज, तो उसमें 2008 में एक नया कंट्रोवर्शियल सेक्शन डाला जो 6A के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पावर है। सेक्शन 66A क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, वही जानते तो सेक्शन 66A gave authorities the power to arrest anyone accused of posting content on social media। जैसे आजकल होता है ना कि सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं लोग, कि मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ वीडियोस बना के डाल देते हैं। तो ये 66A के अंतर्गत में ये अथॉरिटी हो गई है कि अगर वो चाहे तो जिसने भी ये फैलाया उसको अरेस्ट किया जा सकेगा। ठीक है। ये पास कर दिया गया पार्लियामेंट में, कोई डिबेट के, मतलब इसके ऊपर किसी ने कोई डिबेट नहीं किया और पास हो गया। ठीक है। तो इसके हिसाब से बोला जा रहा है कि पर्सन कुड बी कन्विक्टेड इफ प्रूवन ऑन द चार्जेस ऑफ सेंडिंग एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रोसली ऑफेंसिव और हैज मिनेसिंग कैरेक्टर। तो पॉलिटिकल या कुछ इस तरह के राजनीति वाली चीजों को अगर कोई ज्यादा फैलाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 66A पहले ये रूल नहीं था, नहीं था तो लोग कुछ भी डाल देते थे। अब देखिए पूरा कम हो गया धीरे धीरे। राइट। इसमें ये बोला कि इट ऑल्सो मेड इट एन ऑफेंस टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर नोस टू बी फॉल्स बट फॉर द पर्पस ऑफ अनोयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्सेशन, कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक बनाया पॉलिटिकल मैसेज टाइप जिससे कि लोगों में खलबली मचे
और मैंने किसी को भेज दिया। अब उसने क्या किया, वो भी भेजने लगा और और 2 लोगों को और 4 लोगों को। तो जितने लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं उनके ऊपर भी वो केसेस हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो फर्स्ट में सेंडर ही हो। अगर किसी के पास पहुंचा और उसने और फैलाने की कोशिश की तो वो भी उतना ही भागीदारी हो जाता है इसमें, कल्प्रिट हो जाता है। हाँ, द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अबव वाज अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट विद ए फाइन, और इसके लिए उसे 3 साल तक की सजा मिल सकती है फाइन के साथ। आर्गुमेंट कुछ हुए भी थे, तो एक्सपर्ट स्टेट कर रहे हैं कि ऑफेंसिव वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, मिनेंसिंग वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, एनॉयंस शब्द यूज नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ ज्यादा ही जो है वो गलत दिखाता है। तो उन्होंने एल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड एट ऑल, इस तरह का कोई डेफिनेशन नहीं दिया फिर बाद। ठीक है, ये सब कुछ शब्दों पर हुआ है कि भाई कि ये सब शब्द आपके यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ में ये भी बोला गया कि कोई कोई हो सकता है कि इसका गलत फायदा भी उठाए। हालांकि जब डिफाइंड नहीं है तो कोई भी इसे उस कैटेगरी में डाल के आपके ऊपर केस कर सकता है। केस कर सकता है। ओके, नाउ एक और चीज किया गया कि भाई कि इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया गया। जैसे आजकल बोलते हैं ना बहुत लोग कि ये तो फंडामेंटल राइट है, ये 66 ए में नहीं होना चाहिए कि कोई बोले और उसको अरेस्ट कर लो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया गया, इसके लिए बहस हुई। ठीक है, तो यही है कि द सेक्शन जनरली यूज किया गया कि पर्सन को अरेस्ट करो जो भी इस तरह का अनचैरिटेबल या क्रिटिसिज्म जैसा कोई अगर रिमार्क्स अगर देता है तो उसे फिर किसी और लॉ की जरूरत नहीं है, वो आईटी एक्ट के अंदर में उसे हम जेल पहुंचा सकते हैं। फिर एक और 66 सेक्शन 69A आया उसके बाद। इस बार क्या बोला गया कि गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई कि आप जो है इंटरनेट की साइट्स को ब्लॉक कर दीजिए। तो इंटरनेट के साइट्स अगर ब्लॉक हो जाए कि भाई ताकि, क्योंकि तो जैसे ही कहीं पे अगर कुछ होने लगता है कोई दंगा वगैरह, तो सबसे पहले क्या करते हैं वो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेट ही ब्लॉक कर देते हैं। ना कोई रहेगा इंटरनेट, ना कोई फैलाएगा, कम्युनिकेशन ब्लॉक की जाती है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, कुछ पार्टियों ने अपोज किया कि ये तो प्राइवेसी की वायलेट किए जा रही है, हमारी राइट्स होती है ये चीजें और वो राइट को हनन किया जा रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी बोला, तो ये इंडिविजुअल प्राइवेसी को थोड़ा सा ये लिया है और इसका भी चल रहा है। ये अभी मतलब डिफाइन नहीं हो पाया कि इसका करना क्या करना चाहिए, कि इंटरनेट का ब्लॉक होगा नहीं होगा, फिलहाल तो अभी कर ही रहे हैं। अब रिसेंट में चाइनीज ऐप्स को जो बैन किया गया तो उसकी एक लिस्ट निकाली गई कि कौन कौन से ऐप हुआ। फिर आया सेक्शन 79। तो यहाँ पर भी वही एक्ट को किया गया कि जो मतलब बोला गया कि जो ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी पे या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए खासकर ये है कि उनके ये नहीं देखना है कि कौन धर्म से रिलेटेड हो या किसी पर्सनल व्यू के ऊपर रिलेटेड हो। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि आप पर्सनली बेस पे काम कर रहे हो, अगर वो छोड़ दे तो उसको छोड़ दिया जाए, या वो भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज में। ओके, ठीक है, अब क्या सेक्शन 1 ऑफ 2 में भी यही बोला गया कि पूरे कंट्रीज के जो अभी जो आर्टिकल बोला गया था ना 253
और इस तरह से एक्ट में जम्मू कश्मीर पे भी जो लागू करना है तो वो भी हमारे इन्वॉल्व हो, ये भी आईटी एक्ट में डिस्कस किया गया है। ओके। ये सब डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट चीजें हैं, अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन है, हर एक सेक्शन का दिया हुआ है कि भाई कि कब क्या करना और किस तरह से वो हो रहा है एप्लीकेशन। ठीक है, अब सेक्शन 1 और 4 में लिखा हुआ है कि कुछ ये एक्ट इन डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं है। जैसे एक एक्ट बना हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसमें आईटी एक्ट का कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पे जो एक्ट के हिसाब से वो बोलता है कि आईटी एक्ट हमारे ऊपर भी कोई लागू नहीं रहता है। तो कुछ सेक्शन है जिनको लागू करना है, कुछ को है नहीं करना। ये सब डिफरेंट रूल्स है, हर एक रूल का अपना वर्क है। ये मैं आपको दे दूंगा, एक बार एक पढ़ लीजिए कि क्या क्या रूल्स है, क्योंकि रूल्स बताते बताते बहुत टाइम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि ओरिजिनली में अगर आईटी एक्ट में बोला जाए तो 94 सेक्शंस है और हर सेक्शन में करीब 13 चैप्टर्स है, 4 शेड्यूल्स है। 94 सेक्शन के बारे में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये उतना ही जानना है जितना हमें अपने कंपनी के लिए रिगार्डिंग जरूरत है, हमारी कंपनी के कंप्लायंस को बरकरार रखे, बस हमें उतना जानना जरूरी है। बाकी आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। राइट। इसके अलावा और भी एक्ट्स हैं, जैसे आईएसओ। आईएसओ सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड, हर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड फॉलो करता है नहीं करता है ये देखता है। तो ये आईएसओ जो है 27,000 वाली जितनी सीरीज है वो सारे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। ओके। ये आईएसओ सर्टिफिकेशंस के अंदर में आता है, 27,000 सीरीज। तो उसमें मतलब कि क्या, मतलब कि डिफरेंस कैसे है, मतलब कि आर दिस द वर्जन्स जैसे अभी और आर दिस द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स? ये अलग अलग तरह नहीं, फ्रेमवर्क तो अलग ही है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड देखते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको ये चार्ट दे दूं, चार्ट में आप देखिए, आपको लिखा है कि 27,001 में लिखा हुआ आईएसएमएस स्पेसिफिकेशन, यानी मैनेजमेंट सर्विसेज कैसे काम करेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। ये टोटल जो 27,000 है, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी का अगर बात करें तो 27,000 है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे 9,000 करके भी है, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिखा रहता है कि वी आर आईएसओ सर्टिफाइड, बट दैट इज, वो जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है वो अलग है। ये 27,000 सीरीज ये डिपेंड करता है ओनली फॉर द सिक्योरिटी, चाहे वो क्लाउड की हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे एप्लीकेशन हो, तो सभी हर एक स्टैंडर्ड में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। सो इसमें जब सर्टिफिकेशन होती है तो मतलब कि वो 1000 की होती है, मतलब कि जहाँ उसमें ये हर एक कैटेगरी की अलग अलग सर्टिफिकेशन ये है, अलग अलग जैसे है, सब अलग अलग है। 27001 की अलग सर्टिफिकेशन है, 2702 हाँ, की अलग है। नहीं नहीं, वो तो आईएसओ सर्टिफिकेशन एक डिफरेंट थिंग है, वो किसके ऊपर लेना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। कि अगर नेटवर्क सिक्योरिटी पे है तो 27,001 का, फिर उसका कोई एक स्पेसिफिक वर्जन पे आपको। वैसे ये अलग अलग सर्टिफिकेशन नहीं मिलते, मतलब 3-4 मिलके बनाते हैं सर्टिफिकेशन। लेकिन इसको सेपरेट किया गया कि इस सर्टिफिकेशन में या इस बोलते हैं स्टैंडर्ड में इसके बारे में लॉ लिखा हुआ है। ये सेक्शन से समझ लीजिए एक तरह से, 27,001, 27,002, 27,003, 27,004 ऐसे ये सब उसके अंडर ही आते हैं, सब 27। आईएसओ के हाँ, आईटी से 27,000 के अंदर में ही आते। इसके अलावा है डीएमसीए है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये आपका 1996, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटेलेक्चुअल मींस जो भी आपके पास जमीन जायदाद भरे पड़े हैं उनके ऑनरशिप जैसे बोलो, उसकी रजिस्ट्री वगैरह जो बोलते हैं हम लोग करवाते हैं जमीन वगैरह की, तो वो सारे कुछ इसके ऊपर डिफाइन होते, ये डिफाइन करता है डीएमसी। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है फिज्मा। ये भी एक तरह का फ्रेमवर्क है जो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को ही देखता है, बट ये इंडिया का नहीं है,
कौन से हैं, ये यूएसए के कंट्री का है, ये आप इंडिया का नहीं है। ओके। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, कंट्री वाइज कुछ कॉमन, कुछ कंट्री वाइज। तो मेन मैंने बता दिए, बाकी ये बहुत सारे कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट है, ह्यूमन राइट्स का एक्ट है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट है। तो इस तरह के एक्ट्स आपको बहुत मिलेंगे, कंट्री वाइज भी और कॉमन में भी। जैसे कंट्री वाइज में अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स का है ये सारा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चेन्नई, चाइना, इंडिया और जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, सिंगापुर, यानी हर एक में कहीं ना कोई एक्ट ये उस मतलब उस कंट्री में चल रहा है। ये कंट्री वाइज एक्ट है। ये तो हो गया आज का जैसे एक्ट्स वगैरह। तो ये वाला पीपीटी भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपको एक्ट्स वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिए सारे, क्योंकि ये पढ़ने वाला ही चीज है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आई थिंक प्रैक्टिकल वो, वैसा कुछ है। हाँ मेरे को वो ना वो कल वाली पीस हाँ कुछ वो तो वाले देगी पीपीटी एक। भी मैं भेज दूंगा, नहीं अभी डाला नहीं है क्योंकि कल ही हुआ था ना, हाँ तो हाँ, शाम तक थोड़ा टाइम नहीं मिला इसलिए। कोई बात नहीं, आज आप प्लीज अभी सारी आज भी आने आज भेज भी दीजिए। एग्जाम में भेज थोड़ा सा। ठीक। ठीक है। ये ये तो हो गए एक्ट के बारे में। अब मेन आती है सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरह से होती है, या सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये आई थिंक मैं बाद में कल ही शुरू करूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी हो गया मेरे को भी। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि ये लंबा खींचेगा और हाँ वो लंबा खींचेगा क्योंकि वो पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट कैसे बनता है वो बनाना राइट। है। हाँ तो इसलिए थोड़ा लंबा हो जाए। तो पहले आप ये कंप्लीट करिए, इसके बाद हम देखते हैं और भी आगे। और एक दिन टाइम मिल जाएगा मेरे को भी तो मैं आपका